तो अब हम चर्चा कर रहे हैं गुरु और लघु, जो छंद प्रकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो शुरू करते हैं कि गुरु कौन होता है और लघु कौन होता है छंद में। तो ये है छंद में गुरु लघु संज्ञा कि गुरु क्या होता है और लघु क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो मात्राएं होती है, 3 प्रकार की मात्राएं होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसी प्रकार से छंद में भी ह्रस्व अर्थात लघु होता है और दीर्घ अर्थात गुरु होता है, और जो प्लुत है वो हमारे छंद शास्त्र में काम नहीं आता, लौकिक साहित्य में। तो शुरू करते हैं, क्या कहें, व्याकरण शास्त्र में स्वरों के उच्चारण काल भेद से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। व्याकरण शास्त्र में ये फिर आपको संधियां पढ़ाई, तो वहां भी आपको बताया कि मात्राओं का जो निर्धारण है वो उनके उच्चारण काल के हिसाब से होता है। वो 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 मात्राएं होती है। और मात्रा काल में बताया कि ह्रस्व जिसको बोलने में 1 सेकंड का समय लगे, दीर्घ 2 और प्लुत 2 से अधिक। लेकिन छंद शास्त्र में मात्रा गणना के लिए लघु गुरु संज्ञा की जाती है। जैसे संधि वगैरह में ह्रस्व और दीर्घ संधि होती है, ह्रस्व और दीर्घ होता है। उसी प्रकार से छंद शास्त्र में लघु और गुरु होता है। छंद शास्त्र में मात्रा गणना के लिए लघु और गुरु संज्ञा की जाती है। ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लघु क्या होता है। तो ये है छंद शास्त्र में ह्रस्व संज्ञा वाले। कौन से? ह्रस्व, जो हमने व्याकरण शास्त्र में जिसको ह्रस्व के नाम से पढ़ा। तो ह्रस्व संज्ञा वाले जो स्वर हैं, जो हमारे कुल 13 स्वर हैं, उन 13 स्वरों में से 5 स्वर जो क्या हैं, लघु संज्ञक होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और री। ये 5 ह्रस्व स्वर लघु संज्ञा वाले होते हैं। अर्थात जहां भी आपको ये वर्ण या इनकी मात्रा देखने को मिले, वहां पर वह वर्ण लघु होता है। और लघु का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, सीधी लाइन। अब हम पढ़ रहे हैं गुरु क्या होता है। गुरु जिसका संकेत चिन्ह इस प्रकार का होता है, जैसे इंग्लिश में जो एस बनाते हैं। तो गुरु दीर्घ स्वर वर्ण, यहां हमने ह्रस्व स्वर, यहां दीर्घ स्वर वर्ण गुरु संज्ञक होते हैं। जो 13 प्रकार के जो स्वर हैं, उनमें 5 हैं आपके ह्रस्व और 8 हैं वो हैं दीर्घ। ये जो 8 दीर्घ स्वर हैं वे गुरु संज्ञक होते हैं। ये कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको हम 2 भागों में डिवाइड करें। ये जो शुरुआत के 4 हैं, आ, ई, उ और री, ये इन्हीं 4 लघु स्वर वर्णों के दीर्घ हो जाते हैं। ए का आ, ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ, री का बड़ा री। री जो वर्ण है ये गुरु नहीं होता है। तो 4 तो यहां से ऐसे आ गए। फिर ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हमारे 13 वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला में, 13 स्वर वर्ण, इनमें से जो 5 स्वर वर्ण हैं वो है लघु, और 8 स्वर वर्ण हैं वो हैं गुरु। तो ये जो 5 ह्रस्व स्वर हैं यही छंद शास्त्र में लघु के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो 8 दीर्घ स्वर हैं यही छंद शास्त्र में गुरु के नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये लघु और गुरु का एक सामान्य परिचय हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका, और सबसे ज्यादा गलती विद्यार्थी करते हैं, उसके लिए आपको ये सूत्र समझना अति आवश्यक है। सूत्र है सानुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गी च गुरु भवेत्
वर्ण संयोग पूर्वस्य तथा पदांत गो अपि वा। तो इसको समझाते हैं आपको, ये क्या कहता है, इसको समझे बिना छंद पढ़ना या छंदों का निर्धारण करना लगभग असंभव सा ही लगता है। तो इनको पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे जो 13 स्वर हैं उनमें 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर हैं वो छंद शास्त्र में लघु माने जाते हैं और जो दीर्घ स्वर हैं वो छंद शास्त्र में गुरु माने जाते हैं। लेकिन गुरु व्यवस्था में गुरु वर्ण बनाने में और कौन कौन से जो नियम हैं जो इसमें सहायक सिद्ध होते हैं वो सबसे जरूरी है, वो आपको इस सूत्र के माध्यम से बताएंगे। ये है सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत्, विसर्गी च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गो अपि वा। ध्यान से पढ़ना। सबसे ज्यादा गलती विद्यार्थी यहीं पर करते हैं कि वो लघु और गुरु वर्ण तो पढ़ लेते हैं मात्रा के हिसाब से, लेकिन ये जो 4 नियम है, ये 4 नियम है जो निर्धारित करते हैं छंद के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका सानुस्वारस्य, से प्लस अनुस्वार। तो ये कहता है अनुस्वार युक्त कोई वर्ण है तो वह दीर्घ हो जाएगा, अर्थात वह भी गुरु माना जाएगा। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। अब यहां देखो कि रा में आ की मात्रा है और में एक ही मात्रा है, अर्थात में लघु ही होना चाहिए था, लेकिन मैं के ऊपर क्या लग रहा है, अनुस्वार। तो इस अनुस्वार के कारण ये जो मैं है ये गुरु हो जाता है। इधर है फलम, तो ये जो फे में एक ही मात्रा है और ले में भी एक ही मात्रा है, लेकिन क्या था कि फे तो लघु रह गया और ले है जो गुरु हो गया। तो कारण था कि फे के साथ कोई भी नहीं है, लेकिन ले के साथ में अनुस्वार जुड़ा हुआ है। तो ये पहला नियम है सानुस्वारस्य दीर्घस्य। ये कहता है कि कोई भी वर्ण यदि अनुस्वार के युक्त है, उसमें अनुस्वार लगा हुआ है, तो वह गुरु माना जाएगा। तो पहला नियम सानुस्वारस्य दीर्घस्य। अगला है विसर्गी च गुरु भवेत्। ये कहता है विसर्गी मतलब विसर्ग, च और गुरु भवेत् गुरु होगा। विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होता है। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है। जिस वर्ण में विसर्ग आ गया वह भी गुरु माना जाएगा, चाहे उसमें लघु स्वर ही क्यों न लगा हुआ हो। तो यहां देखें कि रामः प्रथम एक वचन, रामे में रामे तो आकी मात्रा गुरु हो गई, फिर में तो एक ही मात्रा है, तो ये लघु होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ में क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इस विसर्ग के कारण मैं भी गुरु माना गया। तो ये कहता है विसर्गी च गुरु भवेत्, जिसके साथ विसर्ग है वह वर्ण भी गुरु होता है। स्वर है, स्वर में बे में एक ही मात्रा है तो लघु ही है, रे में भी एक ही मात्रा है लेकिन ये भी लघु ही होना चाहिए, लेकिन रे के आगे विसर्ग लग रहा है, इस विसर्ग के कारण रे है, ये गुरु माना गया। तो दूसरा नियम था विसर्गी च गुरु भवेत्, कि विसर्ग गुरु माना जाता है। विसर्ग जिसके वर्ण के साथ आए वह वर्ण भी गुरु माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा गलतियां कराने वाला नियम है वो ये है, यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपकी गलती है वो आज से होना बंद हो जाएगी। ये था वर्ण संयोग पूर्वश्च। वर्ण संयोग का मतलब है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु होता है। संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु होता है। जैसे मान लीजिए हम यहां लिखें उष्ट्र। अब आप यहां देखें कि यहां पर वर्ण छेद करें उ, स, ट, र और अ। तो ये जो 3 व्यंजन वर्ण हैं ये एक साथ आए हैं, तो ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। यहां तो 3 आगे, यदि 2 वर्ण भी
दो व्यंजन वर्ण भी बिना किसी स्वर के व्यवधान के आ जाए तो वहां संयोग संज्ञा और उसके कारण उससे पहले वाला जो वर्ण है वह गुरु हो जाता है। अब यहाँ पर जो ऊ है, ऊ क्या है, छोटा ऊ है, तो क्या होना चाहिए, लघु ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सामने क्या है, श टे रे, तीन तीन वर्ण मिल रहे हैं व्यंजन वर्ण, तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। इसलिए दो व्यंजन वर्ण बिना स्वर के व्यवधान के एक साथ आ जाए तो वह संयुक्त व्यंजन होता है और उस संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। ध्यान रखना, ये आदेश है के कारण ऊ गुरु हो गया, जबकि टे पे इसका कोई फर्क, रे पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो अनुस्वार, अब अनुस्वार में ए लघु है, नु छोटा की मात्रा है तो लघु ही होना चाहिए था, लेकिन सामने क्या है, आधा से आ रहा है और से और वे दोनों एक साथ आए हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गए। तो संयुक्त व्यंजन के कारण ये जो नु है, आधे से के कारण ये नु है, ये गुरु हो गया। नु खुद में गुरु नहीं था, खुद में तो छोटा की मात्रा थी, ये लघु ही होना चाहिए था, लेकिन आगे आधा से, कहीं पर भी आपको आधा से आधा व्यंजन देखने को मिले तो उस व्यंजन को आप, उसके कारण उससे पहले वाला वर्ण है वो गुरु हो जाएगा। अब से और वे तो मिल रहा है, वाह आ की मात्रा है, और रे जो हमने पढ़ाया विसर्ग ईशे गुरु भवे, रे है, इस विसर्ग के कारण ये गुरु हो गया। अब आप देखें दक्ष, तीन चार संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जो हमको शुरुआत से वर्णमाला के रूप में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वो स्वतंत्र व्यंजन नहीं होकर के संयुक्त व्यंजन या द्वितीय व्यंजन होते हैं। तो यहाँ देखो द, ए की मात्रा है, लघु होना चाहिए, लेकिन सामने क्या है, क्ष, और ये जो क्ष, ये के प्लस से मूर्धन्य शकार, इन दोनों वर्णों से मिलकर बना है, तो ये अपने आप में ही क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ऐसे क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों वर्ण और स्त्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। यदि ये भी कहीं आपको मिल जाए तो उसके कारण भी उससे पहले वाला वर्ण है वो गुरु माना जाता है। ये से और वे आपस में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दक्ष में आपको स्वतंत्र व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन अलग से नहीं दिख रहा, तो आप मान लो क्षेत्र ये भी स्वतंत्र संयुक्त व्यंजन ही होते हैं। इसके कारण भी इनके से पहले वाला जो वर्ण है वो छंद में गुरु हो जाता है। अगला है छंद, जैसे हम छंद पढ़ ही रहे हैं, तो छह में एक ही मात्रा है, लेकिन छह को क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए, लेकिन आगे आधा नए आ रहा है, तो नए के चक्कर में पहले वाला वर्ण जो छह है ये गुरु हो जाएगा और दे है ये लघु ही रहेगा। ध्यान रखना, ये जो आधा ने है ये दे के काम में आकर के छह के काम आएगा। तो ये था आपका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र वर्ण संयोग पूर्वश्चय, कि संयुक्त व्यंजन से पहले वाला या पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे यही करते हैं, इसलिए आपको एक बात बता रहा हूं कि इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। वर्ण संयोग पूर्वश्चय, कि संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। अगला है तथा पदांत गो अपि वा, ये एक विचित्र नियम है। ये कहता है कि चरण के अंत में किसी भी छंद का कोई चरण है, पाद है, तो उसके अंत में छंद कहता है कि भाई वहां गुरुवर्ण होना चाहिए, और वहां यदि लघु आता है तो उस लघु को भी हम विकल्प से गुरु मान लेते हैं। ये कहता है चरण के अंत में विद्यमान लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है। दोबारा देख लो, चरण के अंत में विद्यमान लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। शादिंद्र वज्रा यदि तव जगोगे, तो ये छंद का नियम कहता है कि छंद 11 वर्ण का होता है, तगण तगण जगण और गुरु गुरु, लास्ट में 2 गुरु होने चाहिए।
अब आप सोचोगे इस चरण का अंतिम वर्ण क्या है, तो अंतिम वर्ण है व। अब व क्या है, लघु है, एक ही मात्रा है, ना ही सामने कोई विसर्ग है ना ही कोई अनुस्वार है, तो ये जो व है ये लघु होना चाहिए। लेकिन ये नियम कहता है, मान लीजिए चरण के अंत में यदि कोई वर्ण लघु आ रहा है और छंद का नियम के हिसाब से उसे गुरु होना चाहिए, तो उसे गुरु मान लिया जाता है। तो यहाँ भी ये जो व है इसको हमने गुरु मान लिया। तो हमने 4 नियम पढ़े गुरु बनाने के। पहला नियम हमने पढ़ा, संक्षिप्त में कहें, अनुस्वार। अनुस्वार युक्त कोई वर्ण है तो वह गुरु हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा विसर्ग, विसर्ग युक्त कोई वर्ण है तो वह गुरु हो जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से पहले वाला, एरो लगा के रखें जिससे याद रहे, संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। और चौथा है विकल्प से, यदि छंद के चरण का अंतिम वर्ण लघु आ रहा है और छंद के हिसाब से उसे गुरु होना चाहिए तो उसको गुरु मान लिया जाता है। ये आपकी गुरु लघु व्यवस्था